Good morning, class. Good morning, ma'am. ओके, आप सब अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा विद सेक्शन सो दैट इट विल बी सेव्ड इन द मेल एंड एवरीवन. ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म किया जाता है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों मायने रखता है, उसकी इम्पोर्टेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, इस तरह की जितनी भी पॉइंट्स है हम लोगों ने सब डिस्कस किए थे. हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें शेयर डिबेंचर्स हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स भी पढ़े थे. कुछ बोरोड कैपिटल होती है, कुछ आपकी शेयर कैपिटल होती है जिसके थ्रू आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हो. और उसमें लॉन्ग टर्म्स उसके लिए आपको अलग अलग जो कैटेगरीज होती है वहां से फंड रेज करना होता है. तो आप वो भी पैरामीटर चेक करते हो कि कहाँ कहाँ से आप फंड रेज कर सकते हो और वो कितनी सूटेबल चीजें हैं आपके लिए. और फ्यूचर में आपको वो फंड रेज करना होता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, या आपको दूसरी कोई कंपनी अगर एक्वायर करनी है उसके लिए, ठीक है, मर्जर्स करने हैं, वेंचर्स करने हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती हैं और जिसके लिए वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं. बेसिकली हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी. और आज हम लोग बात करेंगे उसमें आपको जो हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे. किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं, इस तरह के टेक्निकल चीजों को पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं थ्योरीज की, अप्रोचेस की, जिसके थ्रू हम उसको हैंडल कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के अप्रोचेस की बात करेंगे. तो सबसे पहला अप्रोच जिसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस. लास्ट लेक्चर में कहीं पर टर्म आया था व्हाट इज ईबीआईटी एंड ईपीएस. हम लोगों ने बात करी थी ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपके पास कौन कितनी अर्निंग्स हैं आपके टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद. इंटरेस्ट यानी आपका लोन पे, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो, और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. तो हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है ना कि कितने टैक्सेस उसको देने पड़ रहे हैं, उससे पहले उसकी अर्निंग कितनी और टैक्सेस देने के बाद कितनी अर्निंग कम हो जाती है. क्योंकि इसके बाद जब जो वैल्यू निकलती है वो उसको हम लोग मानते हैं अर्निंग पर शेयर. ठीक है, जो यानी जब हम इंटरेस्ट और टैक्सेस पे कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब इंटरेस्ट और टैक्सेस पे हो जाते हैं तो एंड में जो अमाउंट बचता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, चाहे वो जितने के, किसी ने 2%, किसी ने 1%, किसी ने 0.5% के ले रखे हैं, जितने भी आपने इक्विटीज ली हुई है उसके परसेंटेज में आपको मिलता है आपका अर्निंग पर शेयर, यानी आपकी शेयर की वैल्यू, इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू हम निकालते हैं. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. ईबीआईटी एंड ईपीएस इज एन ऑप्टिमल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइजेस द अर्निंग्स. ठीक है, तो बेसिकली ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इतना बेटर कर लें और उसकी हेल्प से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कॉस्ट हो. हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लागत लगाते हैं, ठीक है, तो उससे हम कुछ रिफंड चाहते हैं, तो वो जो कॉस्ट आती है ना, वो कॉस्ट को हम किस तरह से कम करें और जो हमारी अर्निंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो हमारी अर्निंग पर शेयर है हम उसको किस तरह से मैक्सिमाइज करें. तो इसलिए हम ईबीआईटी एंड ईबीएस एनालिसिस करते हैं. सेकेंड पॉइंट में अगर हम लोग जाए, ईबीआईटी ईबीएस एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल which is used to optimize the capital structure for highest earning for shareholders. हम ईबीआईटी और ईबीएस एनालिसिस का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, यानी क्योंकि एंड में हम क्या देखते हैं, एंड में हम ये देखते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है भाई उन्हें मिल क्या रहा है. ठीक है, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए. ठीक, फिर लिखा हुआ है था ईबीआईटी एंड ईपीएस अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ टूल to business used to determine the best ratio of debt and equity. यानी
हाँ, हम लोगों ने एक चीज और बात करी थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, दो चीजों पे काम करती है, डेट्स और इक्विटीज, यानी कितनी इक्विटीज उसकी बढ़ रही हैं और क्या डेट्स के रेशियो हैं, कितनी उनकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, हमेशा इसमें एक बेस्ट प्लेसमेंट चाहते हैं या बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं जिसके थ्रू, क्योंकि ज्यादा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेट्स हो जाएंगे तो तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं, तो इनका जो एक बेटर कॉम्बिनेशन हमें तैयार करना है, ये हमें किससे पता चलता है, ईबीआईटी और ईबीएस ईपीएस एनालिसिस से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ईबीआईटी ईपीएस कॉन्सेप्ट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग पर शेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसे होता है ना, जैसे हमें रिजल्ट पता हो जाता है एंड में कि हमें अर्निंग इतनी कर पहुंचानी है, या हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इतनी पहुंच जाए, तो इतनी पहुंचने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन और प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते थे ना कि अभी हमारे पास 10,000 है, हम ये 10 साल तक अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारा पैसा कितना ग्रो कर जाएगा, यानी हम लोग कंपाउंडिंग वैल्यू की बात करते थे। फिर हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी था जिसमें हम लोग ये बात करते थे कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर ईवीआईटी अर्निंग पर शेयर, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी अर्निंग पर शेयर, यानी हमारे शेयर की वैल्यू 15 रुपीज, 20 रुपीज, इतनी हम बताते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं कि इतनी पहुंच जाए। उतनी पहुंचने के लिए हमारा अभी जो हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करें और हमें फ्यूचर में कितना रिसीव हो जाए, यही हम लोगों ने बात करी थी ना, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की। यहाँ पर भी हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं और हम लोग बेसिक उसी को बस मैथमेटिकल चीजों में कन्वर्ट करके, ताकि हमें चीजें आसानी से क्लियर हो पाए, फिगर्स मिल पाए। तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ये प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। अच्छा, अब इन सबको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लास ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ईबीआईटी एंड ईपीएस? अगर आपको कहीं पे भी कुछ ना क्लियर हो रहा हो या ना समझ में आ रहा हो, यू कैन आस्क। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, ये टर्म्स ऐसे हैं कि जहां पर आपको इश्यूज हो रहे हो ना, आप वहीं पे पूछ लेना बेझिझक। ठीक है, अगर क्योंकि स्टार्टिंग से अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो आगे वो डाउट्स आपके वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक, तो कहीं पर कोई डाउट्स हो आप पूछ लेना। ओके फाइन, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इनकम स्टेटमेंट। अब हमें ये इनकम स्टेटमेंट समझना है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से करती है। सबसे पहले क्या है, सेल्स। ठीक, जो हमें प्रॉफिट्स अर्न हुए, हमने हमारी सेलिंग करी है, उससे हमें क्या रिसीव हुआ। ठीक, तो सेलिंग जो होती है, जब सेलिंग से हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी थी। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले इसलिए घटाते हैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती रहती है। आपको पता है कि आपने इतना 1 लाख प्रोडक्ट बनाए, तो 1 लाख प्रोडक्ट बनाने में आपका कितना रॉ मटेरियल लग गया है, कितना आपका लेबर लग गया है, कितना आपका ओवरहेड चार्जेस लगे हैं, तो जो भी आपके उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में आपको कितना पैसा लगा है। ठीक है, तो वो हमने देखा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, तो जो हमें रिसीव होगा उसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में दूसरी चीज क्या होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, दूसरी चीज होती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिर हम सेकेंड स्टेज पे हम कंट्रीब्यूशन में से वो फिक्स्ड कॉस्ट भी घटा देंगे। भाई हमने कहा भाई वेरिएबल घटा के देख लिया है, तो हमें पता चल गया कि फिक्स कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूशन किया कि हमें इतनी सेलिंग हो गई। तो हमने जब हमने कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया, हमें वेरिएबल कॉस्ट घटा दी, तो अब क्या बचा, फिक्स्ड कॉस्ट बची, यानी जो हमारी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी जो फिक्स्ड है। ठीक है, फिर हमने कहा भाई फिक्स्ड कॉस्ट भी घटा के देख लो, अब देखो कितना आता है। तो हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट भी घटा ली। तो फिक्स्ड कॉस्ट घटाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो अर्निंग्स आ रही है, अब इस अर्निंग को क्या बोलते हैं, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट और टैक्स तो है नहीं, सिर्फ वेरिएबल और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमने घटाई है। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि हमारी अर्निंग्स इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले क्या हमारी अर्निंग्स आई। ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट होता है ना, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड होता है इसीलिए बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग। अब हम आते हैं अपने इंटरेस्ट, अब क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट और टैक्स, तो सिंपल सी बात है हम लोग ये इंटरेस्ट और टैक्स घटा देंगे। तो इंटरेस्ट, जो हमारे डिबेंचर्स को हम लोगों को इंटरेस्ट देना है वो हम घटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी हमने इंटरेस्ट घटा दिया, अब हमारा टैक्स का पार्ट बच गया है। यानी अगर टैक्सेस से पहले हमारा कितना फायदा था, फिर हमने टैक्सेस भी घटा दिए, फिर टैक्सेस घटाने के पास भी हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया हमारे पास में। अब इसके बाद क्या बचा, यानी डिवेंचर होल्डर्स को सबसे पहले जब प्रॉफिट आता है हमारे पास, सबसे पहले भाई डिवेंचर्स होल्डर्स को देना पड़ता है, क्योंकि हमने उनसे छोटा छोटा लोन लिया हुआ है और हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिवेंचर्स खड़े होते हैं, भाई हमें सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स, फिर उसके बाद आते हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा है, जो हमने टैक्स और पे करना है, फिर हमारे आ जाते हैं टैक्सेस। तो हमने टैक्स भी दे दिए। अब टैक्स देने के बाद भी क्या होता है, शेयर होल्डर्स आते हैं। शेयर होल्डर्स में दो तरह के होते हैं ना, प्रेफरेंशियल, अगर प्रेफरेंशियल आपकी कंपनी में है तो देना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर सीधे सीधे जितना अमाउंट बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं तो उन्हें हमें क्या देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी टैक्स देने के बाद भाई जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रेफरेंशियल राइट वाले हैं, वो कहेंगे भाई टैक्स से वैसे सब दे दिया है, अब ऐसा है कि हमको हमारा डिविडेंड दो। ठीक है, तो फिर हमें उनको उनका डिविडेंड देना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हुआ है, जितनी भी अर्निंग्स हमारे पास बची, उनको हमारे जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे सिंपल सी बात है डिवाइड कर दो, हमारे इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू निकल आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो लास्ट में हमारा जो भी यहाँ पर आया, उसके बाद हमें जो रिसीव होगा उसको हम जितने शेयर्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो हमारा निकल आ जाएगा कि भाई कितने हमारे शेयर्स हैं। ठीक है, तो क्लास आई होप कि आपको ये इनकम स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। किसी को अगर कोई डाउट है तो हम दोबारा से भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया ये इनकम स्टेटमेंट? क्योंकि अगर क्लास आपने ये इनकम स्टेटमेंट एकदम अच्छे से बाय हार्ट अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो आपको आगे कोई इशू नहीं आने वाला है। ये इनकम स्टेटमेंट बस तैयार कर लो। ठीक है, आंख बंद करके भी पूछे ना तो आपको पता होना चाहिए, सेल्स में से वेरिएबल घटाओ, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो, तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। फिर उससे सबसे पहले डिवेंचर्स को देना पड़ता है, तो हम इंटरेस्ट और डिवेंचर्स को दे देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर टैक्स दे दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। फिर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो बोलेंगे भाई हमें भी चाहिए, तो उन्हें भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्या जाता है, लास्ट में जो बचता है, जितना भी पैसा बचता है वो इक्विटी अर्निंग्स होती है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक, अभी होता क्या है ना, जब भी हम अप्रोचेस और थ्योरीज की बात कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं। होता तो और भी बहुत चीज है, क्योंकि कुछ पैसा तो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, प्रोविजंस। अभी हम वो सब चीजें नहीं, अभी हम सीधे सीधे ये देख रहे हैं कि भाई शेयर होल्डर्स के पास कितना बचेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इस पूरा जो ईबीआईटी और ईबीएस एनालिसिस का पर्पस क्या है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल है, एक लोग हैं जिनका नाम है मिस्टर रामलाल, कंपनी है मिस्टर रामलाल लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये फ्यूचर में ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इनको पर ईयर 1.5 लाख रुपए रिसीव हो जाए, और उस 1.5 लाख के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना चाह रहे हैं, 5 लाख। तो इन्होंने बोला भाई हमें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें हर साल 1.5 लाख रिसीव होता रहे। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने बोला कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का फाइनेंशियल प्लान बनाना है, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है
कि हम 5 लाख इन्वेस्ट करें और हर साल हमें 1.5 लाख रिसीव होता रहे। ठीक। अब इन्होंने बोला कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जो इनके पास हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 12%, मतलब इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो 12% के, क्योंकि आपको जो डिविडेंड देना पड़ेगा वो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना पड़ेगा 12%। फिर उन्होंने बोला भाई हमारे पास 10% के डिबेंचर्स भी हैं, तो अब इन्हीं का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ और हमें पता चल जाए कि हमें किस तरीके से कौन सा प्लान हमारा काम करेगा। तो इन्होंने ये 4 प्लान आपको दिख रहे हैं, इन्होंने 4 प्लान लेके रख लिए। ठीक, 4 ऑप्शन है इनके पास है। अच्छा, इन्होंने नीचे हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी दे दी है कि टैक्स रेट हमारा 50% है। भाई बहुत है। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट टैक्सेस 50% है और जो इनके इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हम लोग मान लेते हैं कि इक्विटी शेयर की वैल्यू 100 है। बाद में हम लोगों को वो होता है ना कि डिवाइड करना पड़ता है, तो पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल शेयर जो ईपीएस आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक, चलो भाई फिर हम लोग देख लेते हैं। पहले इनके पास देखो 3 चीजें, इक्विटीज हैं, 12% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 10% के डिबेंचर्स हैं। क्लियर है क्लास? फिर हम लोग आते हैं प्लान 1 में। ये कह रहे हैं कि भाई प्लान 1 में ऐसा करते हैं कि हम सारी की सारी इक्विटीज ही देते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर भी नहीं इशू करेंगे और हम डिबेंचर्स भी नहीं इशू करेंगे। ओके भाई, ठीक है। फिर प्लान 2 में आ जाते हैं। प्लान 2 में कहते हैं ऐसा करते हैं 50, यानी ये जो 5 लाख है, ये पूरा 5 लाख हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे कॉम्बिनेशन में ये जो 5 लाख है, इसमें 50% इक्विटी, यानी 2.5 लाख इक्विटी और 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, थर्ड प्लान में आ जाते हैं। थर्ड प्लान में बोल रहे हैं भाई 250 लाख हमारा इक्विटी में और 250 का भी जो 125 लाख प्रेफरेंस शेयर और 125 हमारे डिबेंचर्स में भी 25% फिर उन्होंने बोला भाई अब फोर्थ प्लान भी बनाते हैं, और फोर्थ प्लान में इन्होंने बोला इक्विटी 1,25,000 और ये 5 लाख का 25% हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर भी 1,25,000 और 2.5 लाख के हम डिबेंचर्स इशू कर लें। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 प्लान्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सम पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सम। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। हम लोगों ने 4 सेक्शंस बना लिए। फिर हम लोगों के यहाँ पर इक्विटी हमारी पहले प्लान में थी 100%, दूसरे प्लान में थी 50%, 50%, डिबेंचर्स थे ही नहीं। तीसरे प्लान में क्या था, इक्विटी 50% थी, बाकी दोनों चीजें 25-25% थी। प्लान 4 में क्या था कि हमारे डिबेंचर्स 50% थे, बाकी दोनों चीजें 25% थी। ये तो इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो जो हमारा पिछला प्लान था ना, ये हम लोगों ने यहीं से ये 5 लाख की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं किया है स्टार्टिंग में। अब इन्होंने बोला ईबीआईटी, इन्होंने बताया रखा था हम लोगों को। ईबीआईटी इन्होंने क्या बताया है, 1.5 लाख। इन्होंने बोला है कि हम 5 लाख लगाए हैं, हमें 1.5 लाख पर ये रिसीव होता रहे। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी नहीं है, ईबीआईटी की बात करी, तो हम लोग ईबीआईटी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारा ईबीआईटी, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते थे, ऑपरेटिंग कैसे, ये हम लोगों को पता था ना कि ईबीआईटी यहाँ से निकलता है, तो ये ऑपरेशन से निकलने वाला है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हमारे पास 1.5 लाख रिसीव हो, तो भाई 1.5 लाख तो हर किसी की कैटेगरी में ये रिसीव करना चाहेंगे। ठीक, तो यानी चारों प्लान से ये चाहते हैं कि इनको 1.5 लाख रिसीव हो। अब सबसे पहले हम क्या उसमें से लेस करते हैं, सबसे पहले हम लेस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे काउंट होता है, इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे काउंट। ठीक है, इंटरेस्ट हमें किस पे देना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाले में, आप देख रहे होगे डैश, क्योंकि यहाँ हमने डिबेंचर्स लिए ही नहीं। सेकंड वाले में भी देख रहे होगे कि डैश, सेकंड वाले में भी हम लोगों ने डिबेंचर्स नहीं इशू किए थे। थर्ड प्लान में हम लोगों ने 1,25,000 के इशू किए थे और फोर्थ प्लान में हमने 2,50,000 के इशू किए थे। तो हमारा कितना है, 10% के डिबेंचर्स है, तो हमने 10% का यहाँ पे निकाल लिया है। 125 लाख का 10% 12,500 और 250 लाख का यहाँ पे 25,000। ठीक है,
आगे हमने कैलकुलेशन भी किए हुए हैं यहाँ पे। ये है उसका 10%, वैसे परसेंटेज तो निकालनी आती होगी, 10% निकल आएगा। और ये 10% क्या, 10/100 कर दो और 2 जीरो इधर से हटा दो बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। हम्म तो ये हमारे इन दोनों में सिर्फ डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम लोगों ने लेस कर दिया। ओके, तो हम लोग इन दोनों में वैल्यू लेस करते हैं, इनकी तो पूरी की पूरी आ जाएगी ऐसी सेम। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चाहे अर्निंग बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो एक ही बात है। यानी हमने टैक्स से पहले का हमारा प्रॉफिट क्या है, हम लोगों ने इंटरेस्ट दे दिया है भाई। डिबेंचर होल्डर सबसे पहले आके कह रहे थे, हमने उन्हें दे दिया है। फिर अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या इशू करना है, अब टैक्सेस देना है। टैक्सेस हम लोगों को कितने थे, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। टैक्सेस हमारे थे 50% के टैक्सेस थे। ओके, तो हम लोग इसका 50% कर देते हैं। 150 का 75,000, इसमें भी 150 है, यहाँ भी 75,000। यहाँ पे 137,500 है, इसका 50% कर लोगे इतना आ जाएगा, और 125 लाख का 50% करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 50% लेस कर दिया है क्योंकि हमें टैक्सेस पेड करने थे। ओके, अब जो हमारा ये जो वैल्यू आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब हम लोग टैक्सेस के बाद क्या बोलते हैं, क्या देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो डिविडेंड्स हैं प्रेफरेंशियल राइट वालों के, ये कितने हैं, 12% के। तो हमें ये 12% के ये भी तो देने हैं। किसमें देने हैं, जिसमें जिसमें हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड हैं। तो फर्स्ट में तो नहीं थे, फर्स्ट में तो सारी इक्विटी थी, सेकंड में है। तो सेकंड में हमारे क्या है, कितने हैं प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन है 12%। हमारे प्रेफरेंशियल जो राइट वाले थे वो था 12%। ठीक है, डिविडेंड पे था 10%। तो ये हम लोगों ने 12% की निकाला। तो सेकंड वाले प्लान में आया हमारा 30,000। थर्ड और फोर्थ में क्योंकि हम लोगों ने 25% यानी 1,25,000 का लिया हुआ था, तो हमारे 15,000 आया। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ से देख लेते हैं हम लोगों ने, ये 30,000, इसमें 15 15। ठीक, अब हमने ये भी लेस कर दिया। ये लेस करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि भाई हमारा कितना अर्निंग आ रही है। ठीक है, ये लेस करने के बाद ये हमारी अर्निंग आ गई। अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी 100% इक्विटीज थी, हम जानते हैं कि हमने इसमें ना प्रेफरेंस शेयर लिए थे ना डिवेंचर्स लिए थे। तो हमारे 100 रुपीज पर शेयर की वैल्यू थी हमारी 100 रुपीज। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें से डिवाइड कर दिया उसको नंबर ऑफ शेयर से। तो हमारे यहाँ पे आए 5,000। ठीक है, और इसमें कितना था, इसमें इक्विटीज हमने 50% ली थी, तो हम लोगों ने इसको भी डिवाइड कर दिया 100 से। तो हमारे ये जो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकल आ जाएंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5,000 है, यहाँ तो 2,500 है, यहाँ पे भी 2,500 है, और यहाँ पर जो हमारे इक्विटी शेयर्स थी ये हम लोगों ने कम कर दी थी। ठीक, तो यहाँ पर 1250 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे ये जो 75,000 है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये रहा। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए ये इस तरीके से। ठीक, तो जब हम इसको इससे नंबर, हम लोगों ने ये देखा था ना, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पर है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्विटी अर्निंग्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारी इक्विटी अर्निंग्स कितनी आ रही है, ये अर्निंग्स आ रही है 75,000, और नंबर ऑफ शेयर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे ये आंसर्स आ जाएंगे, यानी हमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो प्लान 1 में जब हम लोगों ने बात करी कि हम सारी की सारी इक्विटीज ले रहे हैं, तो हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो 15 रुपीज है। प्लान 2 में जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटीज लिए तो हमारी आई है 18 रुपीज। फिर थर्ड प्लान में जब हमने डिबेंचर्स भी थोड़े इशू किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 25% के इशू किए डिबेंचर्स, तो हमने देखा तो हमारी आई 25.50 रुपीज। फिर हमने देखा कि जब हमने ज्यादा डिबेंचर्स इशू किए हैं तो हमारे प्लान में हमारे जो अर्निंग पर शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ गई है।
ठीक है, तो हमारी अर्निंग पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 38 रुपीज। यानी सबसे ज्यादा फोर्थ प्लान में हमें बेनिफिट हो रहा है। हमारी अर्निंग पर शेयर, अगर हम 1.5 लाख प्रॉफिट लेकर चले तो हमारी अर्निंग पर शेयर, डिबेंचर्स जब हम 50% रख के चले तो हमारे अर्निंग पर शेयर 38 रुपीज आ रही है। ठीक है, तो ये इससे ये क्या होता है, इस तरीके से हम ईबीआईटी और ईपीएस अप्रोच को यूज करते हैं और अलग अलग प्लान्स को देखते हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके दे रहा है, हमारी शेयर की वैल्यू किससे बढ़ रही है, हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट थी क्लास। अब इसके बाद क्या हो जाता है, आपने ये तो देखा कि हमारी अर्निंग पर शेयर, लेकिन कोई एक जगह ऐसी होती है जो हम लोगों ने जैसे ब्रेक इवन पॉइंट की बात करी थी ना, इसी तरह कोई एक पॉइंट क्लास ऐसा भी होता है जहां पर ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं। ठीक है, जहां पे ये दोनों चीजें, उसको बोलते हैं इन डिफरेंस पॉइंट एंड कर्व। तो हम लोग यहाँ पर अब वो और पढ़ लेते हैं। According to J.C. Van Hoom, indifference point refers that EBIT level at which EPS remain the same. ठीक है, यानी हमारा अर्निंग पर शेयर सेम रहे, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन अलग अलग कॉम्बिनेशन शेयर, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को हम यूज तो करते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग ऑप्शन रखने के बाद भी हमारा अर्निंग पर शेयर उतना का उतना ही रहता है, हमारी अर्निंग पर शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोली जा रही है, उसी को हम लोग एक ग्राफ में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं इन रेफरेंस पॉइंट एंड कर्व। ठीक है, ये आ गया हमारा ग्राफ, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है, ये डेट्स की है, यानी हम जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, जो लोन्स ले रहे हैं, अभी हम लोग सीधे सीधे डिबेंचर्स की बात करते हैं और इक्विटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, डेट्स है, डिबेंचर्स है। और फिर आपको जो दूसरी ब्लू लाइन दिख रही है, ये आपको इक्विटीज दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों कट कर रही हैं, यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी ही करेंगी। तो ये जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं या क्रॉस करती हैं, इसको हम ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट करते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर डेट और इक्विटीज, ठीक है, आप इसके कॉम्बिनेशन को कैसे भी इस्तेमाल करो, आपका अर्निंग पर शेयर सेम ही रहता है। ठीक है, यानी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हो, लेकिन आपके अर्निंग पर शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पॉइंट को बोलते हैं डिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे ना ब्रेक इवन पॉइंट, उसमें भी ऐसी पॉइंट है कि जहां हमें पता चले कि भाई जहां पे हमें कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो रहा हो। ठीक, तो ये यहाँ पर जो आपको इस सेक्शन में जो दिख रहा होगा ना, ये बेनिफिट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी इधर का जो बेनिफिट्स हो वो हम उसको मानते हैं, जो हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये वो पॉइंट है। और उसके बाद क्या है, आप यहाँ तक जितना बढ़ाते जाओगे तो ये तो आप अपनी डेट्स बढ़ाते जा रहे हो ना, लोन्स बढ़ाते जा रहे हो, इसके थ्रू जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो इसके बाद के होंगे। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चलती है कि अगर वो डेट से ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो उसको टैक्सेस में छूट मिलती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। अगर आप अपनी बहुत ज्यादा डेट उस लिमिट के बाहर बढ़ाते ही जाओगे, आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, बहुत ज्यादा लोन ले लिया, क्यों, क्योंकि टैक्स में छूट मिलेगी, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपको उसके ड्रॉबैक्स भी देखने पड़ेंगे, यानी दायरा एक लिमिट तय होती है। ठीक है, तो आपको वही देखना होता है कि कहाँ तक आपकी इक्विटीज की वैल्यू बढ़ रही, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ सम देखा है, इस सम में भी आप देख रहे हो ना कि हमने डेट्स 50% इशू किए हैं, तो हमारी शेयर की वैल्यू 38 पहुंच गई। अब अगर हम और प्लान देखते और यहाँ हम 50% से भी बढ़ाते तो हमें पता चलता कि भाई क्या और ज्यादा बढ़ाने से वैल्यू बढ़ ही रही है, क्योंकि हमारे टैक्सेस भी तो ज्यादा है। ठीक है, तो हमको ये भी देखना पड़ता है, तो इसी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये ग्राफ है, डिफरेंस पॉइंट है, ये कहाँ पर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस, फटाफट से देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस हैं। जब भी हम फाइनेंशियली प्लान करते हैं और हमें जब फिगर्स में, टर्म्स में नंबर्स चाहिए होते हैं, तो बहुत आसानी से ये बीएटी और ईपीएस एनालिसिस बहुत आसान है। कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग प्लान्स के बीच में, जैसे हमने किया।
इक्विटीज शेयर्स को अलग अलग कंपैरिजन में देख सकते हैं, कहाँ किससे कितना बेनिफिट हो रहा है। परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग हम इवेलुएट कर सकते हैं किससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस कॉम्बिनेशन से कम बेनिफिट हो रहा है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे हमें कॉम्बिनेशन मिला ना कि 50% डिबेंचर्स और 25% इक्विटी और 25% प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करेंगे तो हमारे शेयर की वैल्यू 38 रुपीज है, जो मैक्सिमम है, जो बहुत अच्छी है। तो एक ऑप्टिमम मिक्स का हमें रेशियो पता चलता है। ठीक है, ये तो हो गए एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हर बार हम ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच में यूज नहीं कर सकते। कई बार इसके ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं, जैसे क्राइसिस सिचुएशन हो गई। ये तो नॉर्मल कंडीशन की हम लोगों ने बात करी ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस एक दायरे में बन जाता है और हर जगह हमें उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाए तो रिजल्ट्स नहीं देता है। Then EBIT EPS approach places heavy emphasis on maximizing earning per share rather than controlling cost and limiting risk. No doubt, earning before interest and taxes बेसिकली ज्यादा फोकस किस पे करता है कि हमारी शेयर की अर्निंग कैसे बढ़ जाए, कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना लगे। ठीक है, और हम जब इस पे ध्यान रख रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रखें और कैसे अपना रिस्क कंट्रोल रखें। इसकी तो उन्होंने बात ही नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं ये इसका एक ड्रॉबैक है। It's important to keep in mind that as debts financing increases, ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि अगर आपको ये पता हो कि जब आपके डेट्स बढ़ रहे हो, इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है, और हायर रिटर्न्स जितना आप जा रहे होते हैं ना कि आपको हायर रिटर्न्स मिले, तो जितने हायर रिटर्न्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं उतना हायर रिस्क भी बढ़ रहा होता है आपका। ठीक, जो हमें जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा वो रिस्क बढ़ने ना पाए। ठीक, जो हम ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस में ध्यान नहीं रखते हैं, ये ड्रॉबैक है। लास्ट पॉइंट है, in this approach we does not factor this risk premium into the cost of financing. हम इस रिस्क को फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं मानते और हम इस रिस्क के लिए कोई कंटिजेंसी, कोई प्रोविजंस करके नहीं रखते हैं। और अल्टीमेटली इसका खामियाजा हमें कैसे मिलता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस ड्रॉबैक की वजह से, इस रिस्क की वजह से ऐड नहीं होते, हमसे जुड़ते नहीं और वो दूसरी जगह जाके इन्वेस्टमेंट अपना करने लग जाते हैं, जो एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस के ड्रॉबैक्स की। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लास आपको क्लियर हुआ सब? मतलब कहीं कोई और सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी ना क्लास? यस मैम। ओके ओके ओके, क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुआ है? ये